बहुत समय पहले 22वीं सदी में एक पक्षी वैज्ञानिक रहता था जो इंसानों से बेहद नफरत करता था। वह कई पक्षियों को लेकर एक ऐसी दुनिया की तलाश में निकला जहां इंसान न हो, लेकिन रास्ते में उसकी टाइम मशीन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वह एक समानांतर पृथ्वी पर पहुंच गया जहां इंसानों के विकास का इतिहास कभी हुआ ही नहीं था। ये देखकर उसके मन में एक नया विचार आया। उसने अपनी इवोल्यूशन किरणों की मदद से पक्षियों को बुद्धिमान बना दिया और उन्हें ज्ञान तथा नैतिकता की शिक्षा दी। उसका सपना था कि वह पक्षियों के लिए एक आदर्श संसार बनाए, लेकिन उसने इस दुनिया के खतरनाक शिकारी जीवों को नजरअंदाज कर दिया। बहुत मेहनत के बाद उसने उन शिकारी जीवों को बर्फीले पहाड़ों के नीचे दफना दिया और पक्षियों का एक नया राज्य बसाया जिसे बाद में बर्डूपिया कहा गया। समय बीता गया और आधुनिक युग में पृथ्वी पर एक अजीब घटना होने लगी। दुनिया भर से बड़ी संख्या में पक्षी अचानक गायब होने लगे। टीवी पर इसी खबर की चर्चा चल रही थी। तभी नोबिता कहता है कि यह काम किसी एलियन का हो सकता है और वे एलियन शायद पक्षियों जैसे दिखते होंगे। जियान और सुनियो हमेशा की तरह उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन डेकिसुगी उसका समर्थन करता है। वह बताता है कि दुनिया भर में पक्षी मानवों की कई कहानियां और दंतकथाएं मौजूद हैं, इसलिए यह असंभव भी नहीं है। हालांकि नोबिता इतनी गहराई से नहीं सोच रहा था, उसे तो बस आसमान में उड़ने का सपना दिखाई दे रहा था। घर पहुँचते ही वह किताबों की मदद से अपने लिए पंख बनाना शुरू कर देता है। डोरेमोन एक नजर में समझ जाता है कि इन पंखों से उड़ना नामुमकिन है, लेकिन वह नोबिता का उत्साह नहीं तोड़ता। अगले दिन नोबिता उन पंखों को लेकर पहाड़ी पर पहुंच जाता है और उड़ने की कोशिश करता है। दौड़ते हुए वो छलांग लगाता है, लेकिन कुछ सेकंड पंख फड़फड़ाने के बाद सीधे नीचे गिर पड़ता है। सौभाग्य से डोरेमोन ने पहले ही नीचे एक सुरक्षा गद्दा लगा दिया था, इसलिए उसे कोई चोट नहीं लगती। लेकिन नोबिता इसे अपनी मदद नहीं बल्कि दखलंदाजी समझता है। वह गुस्से में आकर गद्दा हटा देता है और दोबारा कोशिश करने की बात करता है। तब डोरेमोन उसे टेक कॉप्टर देता है और उसकी मेहनत की तारीफ करते हुए कहता है कि इंसान अपने बलबूते पर उड़ नहीं सकते। नोबिता थोड़ा निराश तो होता है, लेकिन आखिरकार सच स्वीकार कर लेता है। तभी अचानक आसमान में एक रहस्यमयी पोर्टल खुलता है। उस पोर्टल से एक अजीब उड़ने वाला वाहन तेजी से निकलता है और हवा में संतुलन खोकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। दूर खड़े जियान, सुनेओ और शिजुका भी यह दृश्य देख लेते हैं। सभी उस दिशा में दौड़ पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर वे देखते हैं कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति कोई इंसान नहीं बल्कि एक पक्षी मानव है। स्थिति को संभालने के लिए डोरेमोन तुरंत अदृश्य स्प्रे का उपयोग करके उसके उड़ने वाले वाहन को छिपा देता है और फिर उस घायल पक्षी मानव को अपने घर ले आता है। जब वह होश में आता है तो इंसानों को देखकर बेहद डर जाता है। ऐसा लगता है मानो इंसान उसके लिए किसी खतरनाक जानवर से कम नहीं हो। तभी नोबिता की माँ तमाको कमरे में आने लगती है। उन्हें शक होता है कि नोबिता फिर कोई नया पालतू जानवर घर ले आया है। डोरेमोन तुरंत कंबल ओढ़कर बीमार होने का नाटक करने लगता है, लेकिन तमाको उसकी चाल तुरंत समझ जाती है और कहती है कि वह उसके लिए कड़वी दवा लेकर आती है। इसके बाद वह पास की अलमारी खोलती है। उसी समय पक्षी मानव घबराकर अलमारी का दरवाजा तोड़ देता है और बाहर भाग जाता है। वह अपने खोए हुए उड़न वाहन को खोजने के लिए इधर उधर भटकने लगता है। खोजते खोजते वह गलती से एक मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ देता है और फिर मधुमक्खियां उसके पीछे पड़ जाती हैं। उसकी चीखें सुनकर नोबिता, डोरेमोन और शिजुका उसे ढूंढ लेते हैं। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि पंख होने के बावजूद वह पक्षी मानव उड़ नहीं सकता। यह देखकर उनका डर काफी कम हो जाता है। तब वह अपना नाम गुसुके बताता है, लेकिन अपनी असली पहचान और दुनिया के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। डोरेमोन उसकी परेशानी समझ जाता है और उसे रहने के लिए अपना मिनी ट्री हाउस दे देता है। इंसानों की दयालुता और मदद देखकर गुसुके हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने हमेशा इंसानों के बारे में बुरा ही सुना था। उसे पहली बार महसूस होता है कि शायद इंसान उतने बुरे नहीं हैं जितना उसे बताया गया था। अगली सुबह गुसुके पूरी तरह तरोताजा होकर अपने उड़ने वाले वाहन की मरम्मत में लग जाता है। दुर्घटना की वजह से उसका वाहन काफी क्षतिग्रस्त हो चुका था, खासकर उसका पिछला पंख। सौभाग्य से नोबिता द्वारा बनाया गया नकली पंख उसके काम आ जाता है। दोनों मिलकर मेहनत करते हैं और थोड़ी ही देर में वाहन फिर से उड़ने लायक बन जाता है। इस दौरान नोबिता और गुसुके के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जियान और सुनियो अभी भी पिछले दिन देखे गए रहस्यमयी पक्षी मानव के बारे में सोच रहे थे। जिज्ञासा में वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां गुसुके का वाहन छिपाया गया था। दोनों बिना सोचे समझे उस वाहन में चढ़ जाते हैं। अचानक वाहन सक्रिय हो जाता है और एक रहस्यमयी सुरंग की ओर बढ़ने लगता है। उन्हें बचाने के लिए डोरेमोन, नोबिता और शिजुका भी तुरंत उनके पीछे निकल पड़ते हैं। सुरंग के भीतर उन्होंने कई सामान्य पक्षियों को उड़ते हुए देखा। कुछ ही देर बाद वे सब एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच गए। यह वही स्थान था जहां पक्षी मानवों का विशाल साम्राज्य बसा हुआ था, लेकिन इंसानों को देखते ही वहां की सुरक्षा सेना सतर्क हो जाती है। सबसे पहले जियान और सुनेओ को पकड़ लिया जाता है। दूसरी तरफ नोबिता, शिजुका और डोरेमोन के टेक कॉप्टर की बैटरी खत्म हो जाती है, इसलिए उन्हें मजबूरन नीचे उतरना पड़ता है। नीचे उतरते ही वे देखते हैं कि यह पूरी दुनिया अलग अलग प्रकार के पक्षी मानवों से भरी हुई है। हर जाति का पक्षी अपना अलग काम कर रहा था।
कोई पुलिस में था और कोई वैज्ञानिक था तो कोई परिवहन सेवा चला रहा था, लेकिन उनकी मौजूदगी जल्द ही लोगों की नजर में आ जाती है। डोरेमोन को देखकर कई पक्षी उसे किसी अजीब प्रजाति का पक्षी समझ लेते हैं। हालांकि उस समय हंसने का मौका नहीं था, क्योंकि सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। तीनों जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी कुछ अग्नि पक्षी उनकी मदद करते हैं और उन्हें अपनी उड़ने वाली गाड़ी में बैठा लेते हैं। मगर उसी समय स्कूल की छुट्टी होने का समय हो जाता है। वहाँ के यातायात नियम इतने सख्त थे कि अग्नि पक्षियों को बच्चों के लिए रास्ता छोड़ना पड़ा। इस कारण पीछा कर रहे सैनिक फिर से उनके करीब पहुंच जाते हैं। मजबूर होकर अग्नि पक्षी एक कठिन और उबड़ खाबड़ रास्ते पर मुड़ जाते हैं। रास्ता बेहद खतरनाक था और वे बार बार नोबिता तथा उसके दोस्तों को मजबूती से पकड़ने की चेतावनी देते रहते हैं। आखिरकार वे एक विशाल पेड़ की जड़ों के नीचे बने सुरंगनुमा रास्ते में घुस जाते हैं और पीछा छुड़ाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन राहत की सांस लेते ही उनकी गाड़ी एक जड़ से टकरा जाती है। सभी लोग उछलकर पास की नदी में जा गिरते हैं। नदी से बाहर निकलने के बाद डोरेमोन अपने सुपर ड्रायर की मदद से सबके कपड़े सुखा देता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक भव्य इमारत दिखाई देती है। वहाँ किसी को खड़ा देखकर वे घबरा जाते हैं और छिपने के लिए अग्नि पक्षियों की गाड़ी में ही दुबक जाते हैं। कुछ समय बाद वे उस व्यक्ति के घर पहुँचते हैं। वहाँ पता चलता है कि वह प्रसिद्ध उल्लू वैज्ञानिक डॉक्टर आउल है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि डॉक्टर आउल और गुसुके कई वर्षों से अच्छे मित्र थे। डॉक्टर आउल का मानना था कि इंसानों और पक्षियों को शांति से साथ रहना चाहिए, लेकिन पक्षी राज्य की सुरक्षा सेना का नेता जिगु इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं था। असल में वर्षों पहले गश्त के दौरान जिगु को इंसानों की एक बंदूक की गोली लगी थी। उसी घटना के बाद उसके मन में इंसानों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई थी। इस बीच नोबिता और उसके दोस्त जियान तथा सुनियो को बचाने की योजना बनाते हैं। डोरेमोन अपनी जेब से बर्ड कैप निकालता है। यह विशेष टोपी पहनने पर इंसान पक्षी मानव जैसे दिखाई देने लगते हैं। उधर गुसुके का उड़ने वाला वाहन फिर खराब हो जाता है, इसलिए सब लोग पैदल ही जेल की ओर निकल पड़ते हैं। जेल की सुरक्षा बहुत कड़ी नहीं थी, वहाँ केवल 2 पहरेदार मौजूद थे। डोरेमोन अपने एक गैजेट की मदद से दोनों पहरेदारों को निष्क्रिय कर देता है और फिर आराम से चाबी लेकर जियान तथा सुनियो को आजाद करा देता है। बचाव अभियान पूरी तरह सफल रहता है। जियान अपनी पिछली हरकतों के लिए गुसुके से माफी मांगता है और फिर वह तथा सुनियो भी बर्ड कैप पहन लेते हैं। इसके बाद गुसुके उन्हें इस दुनिया के बारे में विस्तार से बताता है। वह समझाता है कि जिस सुरंग से वे यहाँ आए थे वह वास्तव में प्रवासी पक्षियों के लिए बनाया गया विशेष मार्ग है। वहाँ नियमित रूप से गश्ती दल तैनात रहता है जो रास्ता भटकने वाले पक्षियों की मदद करता है। गुसुके यह भी बताता है कि जिगु को जो गोली लगी थी वह भी इसी गश्ती अभियान के दौरान लगी थी। उसी घटना ने उसके मन में इंसानों के प्रति घृणा को और मजबूत कर दिया। हालांकि डॉक्टर आउल अब भी यही मानते थे कि इंसान और पक्षी एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बन सकते हैं। इतिहासकार होने के नाते डॉक्टर आउल एक प्राचीन पत्थर के शिलालेख को बहुत महत्व देते थे। उस शिलालेख पर बर्डोपिया की स्थापना का इतिहास लिखा हुआ था। वह शिलालेख पिछले वर्ष विश्व वृक्ष के नीचे मिला था। वह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी चोटी बादलों के पार तक पहुंचती थी और आज तक कोई वहां तक नहीं पहुंच पाया था। डॉक्टर आउल का मानना था कि उस शिलालेख में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो न केवल बर्डोपिया के अतीत बल्कि उसके भविष्य को भी बदल सकते हैं। इसके बाद गुसुके अपने घर दोस्तों को लेकर जाता है, जहां उनकी मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त मिलू से होती है। माहौल थोड़ा हल्का होता है, लेकिन उसी समय एक तनाव भी महसूस होता है, क्योंकि सुरक्षा दल का नेता जिगु भी वहाँ मौजूद होता है। जिगु का रुख हमेशा की तरह कठोर था। वह इंसानों के प्रति किसी भी तरह की नरमी के खिलाफ था और किसी भी कीमत पर पक्षी राज्य की सुरक्षा को सर्वोपरि मानता था। इसी दौरान गुसुके के पिता, जो पर्यावरण विभाग के बड़े अधिकारी हैं, भी इस योजना से जुड़े कई फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। लेकिन जिगु की सोच बहुत ज्यादा कठोर और आक्रामक हो चुकी थी, इसलिए वहाँ बातचीत जल्दी ही तनाव में बदल जाती है और माहौल असहज हो जाता है। इसी बीच गुसुके सभी को इकारस एंड्योरेंस रेस के बारे में बताता है। यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित चयन परीक्षा थी, जिसमें भाग लेकर प्रतिभागी बर्ड पेट्रोल यूनिट का हिस्सा बन सकते थे। गुसुके का सपना था कि वह इस रेस में हिस्सा लेकर साबित करे कि वह उड़ सकता है, भले ही उसे अपने ही डर से लड़ना पड़े। जिगु उसकी बातों पर ताना मारते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यह साफ हो जाता है कि गुसुके अभी भी अपने अतीत के डर से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है। वास्तव में बचपन में वह एक ऊंची जगह से गिर गया था और उसी घटना के कारण उसे उड़ने से डर लगने लगा था। यही वजह थी कि वह अपने पंख होने के बावजूद उड़ नहीं पाता था। दूसरी तरफ डोरेमोन भी उसकी इस भावना को समझता है, क्योंकि वह भी अपने अतीत में डर और चोट से गुजर चुका था। गुसुके के सुझाव पर सभी लोग मिलकर इकारस रेस में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, ताकि न केवल अनुभव मिले बल्कि गुसुके अपने डर पर काबू पा सके। रेस की तैयारी के दौरान उन्हें एक खास जगह ले जाया जाता है, जहां घायल और प्रवासी पक्षियों का इलाज और देखभाल की जाती है। यहाँ तक कि कई विलुप्त
समाप्त हो चुकी पक्षी प्रजातियां भी सुरक्षित थीं। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। यहाँ का वातावरण पूरी तरह एक पक्षी स्वर्ग जैसा था। रेस के नियमों के अनुसार प्रतिभागियों को एक निर्धारित मार्ग से उड़कर विशाल विश्व वृक्ष तक पहुँचना होता था और वहाँ एक पंख स्थापित करना होता था। गुसुके आत्मविश्वास के साथ कहता है कि भले ही बाकी लोग जल्दी उड़े, वह फिर भी उन्हें पकड़ सकता है। यह सुनकर शिजुका और डोरेमोन को लगता है कि शायद इस रेस में भाग लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि गुसुके पहले से ही काफी मजबूत है। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। रेस से एक दिन पहले डॉक्टर आउल द्वारा शिलालेख का पूरा रहस्य डिकोड कर लिया जाता है। उसी समय जिगु अपने सैनिकों के साथ सक्रिय हो जाता है और किसी बड़े मिशन की तैयारी शुरू कर देता है। वह मानता है कि उस प्राचीन शिलालेख में फिनिक्स नामक एक अत्यंत शक्तिशाली जीव का जिक्र है, जिसे नियंत्रित करके वह पूरे पक्षी संसार को सुरक्षित बना सकता है, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। रेस के दिन पूरा बर्डोपिया उत्साह से भरा हुआ था। हवा में प्रतिस्पर्धा और तनाव दोनों मौजूद थे। जैसे ही रेस शुरू होती है, सभी प्रतिभागी तेजी से उड़ान भरते हैं, लेकिन जल्दी ही यह साफ हो जाता है कि यह सिर्फ एक साधारण दौड़ नहीं है, बल्कि एक कठिन परीक्षा है, जिसमें सहनशक्ति, दिशा और नियंत्रण सब कुछ देखा जाता है। गुसुके शुरू में अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन अचानक उसे फिर से अपने डर का एहसास होने लगता है। एक कठिन मोड़ पर वह संतुलन खो देता है और रेस से बाहर हो जाता है। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए कुछ पक्षी अत्यधिक आत्मविश्वास में गलतियां कर बैठते हैं और बाहर हो जाते हैं। रेस धीरे धीरे और भी खतरनाक होती जाती है, जिसमें झरनों के पीछे छिपे रास्ते, संकरे, गुफानुमा मार्ग और तेज हवाओं वाले क्षेत्र शामिल थे। मिलू भी एक जगह जाल जैसी संरचना में फंस जाती है, लेकिन वह गुसुके को विचलित नहीं करना चाहती और खुद को ठीक बताकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। गुसुके उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह रेस में काफी पीछे रह जाता है। इसी बीच जिगु की योजना धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। वह सिर्फ रेस जीतना नहीं चाहता था, बल्कि फीनिक्स को जागृत करने की तैयारी कर रहा था। रेस के अंतिम चरण में अब सिर्फ कुछ ही प्रतिभागी बचे थे। गुसुके किसी तरह खुद को संभालकर आगे बढ़ रहा था, जबकि आगे चल रहे प्रतिभागी जीत के बेहद करीब पहुंच चुके थे। लेकिन असली खतरा अब रेस से कहीं बड़ा होने वाला था। इसी दौरान जिगु अपनी पूरी योजना को सक्रिय कर देता है। वह मानता था कि प्राचीन शिलालेख में छुपा फीनिक्स ही वह शक्ति है जो पूरे पक्षी संसार को एक नए स्तर पर ले जा सकती है। लेकिन उसकी सोच यह थी कि इसके लिए उसे किसी भी कीमत पर उसे नियंत्रित करना होगा। रेस का अंतिम लक्ष्य था विशाल विश्व वृक्ष। वहीं पर विजेता को पंख स्थापित करना था। जैसे ही खिलाड़ी अंतिम क्षेत्र में पहुंचते हैं, अचानक जमीन के नीचे तेज कंपन शुरू हो जाता है। बर्फीली धरती फटने लगती है और उसी के साथ प्राचीन बर्फ में दबा हुआ एक विशाल रहस्य बाहर आने लगता है। जिगु अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर फीनिक्स को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही फीनिक्स बाहर आता है, वह किसी की बात मानने वाला शांत प्राणी नहीं था। वह एक विशाल, अनियंत्रित और विनाशकारी शक्ति वाला जीव था जो हर चीज को तबाह करना चाहता था। उसकी उपस्थिति से पूरे क्षेत्र में अराजकता फैल जाती है, यहाँ तक कि जिगु की सेना भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाती। फीनिक्स के हमले से बर्डोपिया का बड़ा हिस्सा खतरे में आ जाता है। इसी बीच नोबिता, डोरेमोन, शिजुका और गुसुके स्थिति को समझ जाते हैं कि यह स्थिति किसी भी तरह से नियंत्रण में नहीं है। डोरेमोन अपनी पॉकेट से कई गैजेट्स निकालकर फीनिक्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शक्ति बहुत अधिक होती है। वह कभी सिकोड़ने वाली किरण से उसे छोटा करने की कोशिश करता है, तो कभी स्टॉपिंग गैजेट से रोकने की, लेकिन फीनिक्स और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर होने लगती है। जिगु की योजना भी विफल होती दिखती है, क्योंकि फीनिक्स अब किसी के भी आदेश में नहीं था। उसी समय गुसुके के अंदर एक बड़ा बदलाव आता है। वह महसूस करता है कि उसका असली डर वही है जो उसे उड़ने से रोकता है। अगर उसे इस स्थिति को बचाना है, तो उसे खुद पर विश्वास करना होगा। इसी विश्वास के साथ वह अपना उड़ने वाला वाहन उठाता है और पहली बार पूरी ताकत से उड़ने की कोशिश करता है। शुरुआत में वह डगमगाता है, लेकिन धीरे धीरे उसका संतुलन बन जाता है। यह वही पल था जब वह अपने डर से बाहर निकल रहा था। दूसरी तरफ फीनिक्स लगातार विनाश कर रहा था, लेकिन तभी गुसुके उसे अपनी ओर आकर्षित करने का जोखिम भरा फैसला लेता है, ताकि बाकी सभी लोग सुरक्षित रह सकें। वह फीनिक्स को विशाल विश्व वृक्ष की ओर खींचने लगता है। डोरेमोन समझ जाता है कि शायद उस वृक्ष पर मौजूद प्राचीन तकनीक ही फीनिक्स को रोकने का आखिरी तरीका हो सकती है। सभी लोग किसी तरह विश्व वृक्ष की चोटी तक पहुंचते हैं। वहां एक पुरानी समय मशीन और एक प्राचीन हथियार प्रणाली मौजूद होती है, जिसे पहले बर्ड लैब के वैज्ञानिकों ने बनाया था। डोरेमोन जल्दी से उस सिस्टम को सक्रिय करता है और उसमें मौजूद रेस्ट मोड एनर्जी कैनन तैयार करता है। गुसुके और डोरेमोन मिलकर फीनिक्स को सही दिशा में ले जाते हैं। अंतिम क्षण में दोनों मिलकर उस ऊर्जा कैनन का उपयोग करते हैं और फीनिक्स को भारी ऊर्जा किरण से हिट करते हैं। फीनिक्स जोरदार टकराव के बाद गिर जाता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होता। उसी समय डोरेमोन टाइम मशीन की टाइम सेटिंग को 0 पर कर देता है। एक तेज चमक के साथ फीनिक्स और आसपास का अस्थिर क्षेत्र धीरे धीरे गायब होने लगता है और समय की धारा में विलीन हो जाता है। खतरा समाप्त
समाप्त हो जाता है। कुछ ही देर बाद वातावरण शांत हो जाता है। बर्डोपिया में फैली आग और तबाही को डोरेमोन अपने खास गैजेट वाटर हैंड से बुझा देता है। अब धीरे धीरे सब सामान्य होने लगता है। जियान और सुनेओ भी सुरक्षित वापस आ जाते हैं। सभी लोग यह समझ जाते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा संकट टाल दिया है। गुसुके अब पहले जैसा नहीं रहता। वह अब उड़ने से नहीं डरता था। उसने अपने अंदर के डर को जीत लिया था। डोरेमोन और बाकी लोग वापस लौटने की तैयारी करते हैं, लेकिन बर्डोपिया के पक्षी मानव उन्हें सम्मान देते हैं और मानते हैं कि इंसान हमेशा दुश्मन नहीं होते। डॉक्टर आउल ये स्वीकार करते हैं कि इंसान और पक्षी अगर साथ मिलकर चलें, तो एक बेहतर भविष्य बन सकता है। अंत में सभी लोग समय पोर्टल से वापस अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। आसमान में एक खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई देता है, जो इस बात का प्रतीक था कि संघर्ष के बावजूद शांति संभव है। कहानी यहीं समाप्त होती है।